आज मतदान का दिन है। आज महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी की सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग होगी। और जीत के लिए हर पार्टी ने, हर नेता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक कर रखी थी। और अब सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वादों के दौर, रैलियों के रेले के बाद अब बारी है जनता की, जिसके लिए वादे किए गए, जिसके सामने दावे किए गए, और आज वो जनता बता देगी कि उसे किसके वादों और दावों पर भरोसा है। अभी का अपडेट क्या है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सभी 288 सीटों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 4136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का भी दूसरा और आखिरी चरण है आज। तो देखिए, आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड की अगर बात करें तो 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। तो एक तरफ देखिए, महाराष्ट्र में सभी की सभी 288 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम को मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और झारखंड की अगर बात की जाए तो बाकी बची 38 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव भी है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है। और इसी के साथ साथ यूपी की 9, पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। केरल और उत्तराखंड में भी एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू होगी। तो देखिए, अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो अपने घरों से निकलिएगा और वोटिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि उपचुनाव भी आज है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। झारखंड में भी दूसरे दौर की वोटिंग आज होनी है। केरल, उत्तराखंड में एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तो देखिए, वादों के दौर और रैलियों के रेले के बाद अब बारी है जनता की, जिसे ये तय करना है कि वो किसके सिर पर ताज सजाती है। तो अब से करीब 1 घंटे के बाद, यानी कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र में आज 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। 9 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। सूबे के 36 जिलों की सभी 288 सीटों पर जनता अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी और नई सरकार की नींव रखेगी। वोटिंग से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेंगे। और जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, हम हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें भी हम बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण आज रहने वाला है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, जहां 288 सीटों पर मतदान होना है। उसमें सबसे अहम बातें क्या है, पॉइंटर्स क्या है, वो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया देखिए शुरू होनी है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बेहद खास हो जाते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, वो ये हो जाते हैं। सबसे पहले 36 जिले हैं, 288 सीटें हैं जिन पर चुनाव आज होना है। दूसरा देखिए, समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया महाराष्ट्र में चलेगी। तीसरा पॉइंट आप देखिए, 4136 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। चौथा देखिए, 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करेंगे। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर इस चुनाव में देखे जाने वाली है और काफी ज्यादा अहम इस टक्कर को माना जा रहा है। एनसीपी और शिवसेना टूटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और इसलिए भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार उद्धव कांग्रेस के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए कि दोनों गठबंधनों में कुछ सीटों पर तो आपस में ही मुकाबला है, फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जा रहा है, वो दोनों गठबंधनों में देखी जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है के नारे आपने सुना लगातार छाए रहे चुनाव प्रचार के दौरान। वोटिंग से पहले नोट कांड भी सामने आ गया और देखिए बीती रात बिटकॉइन घोटाले पर भी जिस तरीके से राजनीति गरमाई। अब ऐसे में क्या ये मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी 149 सीटों पर,
शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी शरद पवार ने 86 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दोनों पवार और शिंदे ठाकरे अपनी अपनी पार्टियों के लिए एक दिलचस्प लड़ाई में लगे हुए हैं। एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये असली शिवसेना और असली एनसीपी की परीक्षा है। कई सियासी सुरमाओं की शक्ति का ये परीक्षण है जो आज का चुनाव है। अब आपको ये दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में आखिर कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत पर आज जनता मुहर लगाने वाली है। वो कौन से बड़े चेहरे जिनके बीच सीधी टक्कर आज देखी जाने वाली है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार काफी हावी रहने वाले हैं। जिस तरीके से हमने देखा, नारे लगाए गए, एक के बाद एक नारे दिए गए, और ऐसे में अब कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनमें सीधी टक्कर देखी जाएगी, वो देख लीजिए। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार और अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार के बीच सीधी टक्कर बारामती से देखने को मिलेगी। अगला आप समझिए कि अनिल देशमुख के बीच और शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल, इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। अमित देशमुख और अर्चना पाटिल के बीच ये सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जान लीजिए जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में है। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार वरुण सरदेसाई भी चुनावी मैदान में है, जिनके बीच सीधी टक्कर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगी। अगला आप सीट देखिए अणुशक्ति नगर, जिसमें नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में और स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद भी चुनावी मैदान में हैं। अणुशक्ति नगर से इन दोनों के बीच सीधी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। दिलचस्प लड़ाई मानखुर्द शिवाजी नगर पर भी होगी। एसपी प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी चुनावी मैदान में है और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी एनसीपी अजित पवार गुट के चुनावी मैदान में है। ऐसे में इन दोनों के बीच आपको सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वर्ली में जान लीजिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि वर्ली से जनता किसका साथ देने वाली है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें, हाई प्रोफाइल सीटें जिन पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। तो ये वो चेहरे हमने आपके सामने रखे जो माना जा रहा है कि इस चुनाव में जिनकी साख दांव पर है, और ये जो टक्कर है वो देखना काफी दिलचस्प रहने वाली है। अब देखिए, महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बीजेपी ने बिटकॉइन बम फोड़ दिया है। वोटिंग शुरू होने से 8.5 घंटे पहले बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया सुले, नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप यह लगाया कि बिटकॉइन घोटाले का पैसा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है और इसी के साथ साथ 5 सवाल सुप्रिया सुले से पूछ लिए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कैश कांड को लेकर राजनीति में हंगामा मचा था कि बीजेपी ने बिटकॉइन वाला बम फोड़ दिया। ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है? किस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था? नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं? बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले पर आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने बिटकॉइन में हेराफेरी की है। सबूत के तौर पर बीजेपी ने नाना पटोले और सुप्रिया सुले का कथित ऑडियो जारी किया, जिसकी पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता। Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. इस सनसनीखेज आरोपों के साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले से सवाल भी पूछे। हमारे साफ 5 प्रश्न है उनसे कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2, कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार इस संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। और 5वां, ये बिग पीपल कौन है? बीजेपी ने नाना पटोले और सुप्रिया सुले पर यह आरोप पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल के बयान के बाद लगाया। आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन में हेराफेरी का आरोप लगाया था।
रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि बिटकॉइन से मिले पैसे का इस्तेमाल मौजूदा विधानसभा चुनाव के साथ ही 2018 लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुळे का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं, और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। कैश कांड के बाद अब बिटकॉइन विवाद से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। नजर इस बात पर है कि आरोपों के इस दंगल के बीच महाराष्ट्र चुनाव में किसका मंगल होता है। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जो ये गंभीर आरोप लगाए गए। अब इस पर सुप्रिया सुले की तरफ से सफाई भी दी गई, कहा कि वो मेरी आवाज नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सुधांशु को मानहानि का नोटिस भेजेंगे, ये कहा गया। सुप्रिया सुले की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने सफाई दी, कहा कि ये जितने भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं ये आरोप निराधार है, झूठे आरोप है, मेरी आवाज वो नहीं है। और साथ ही साथ मानहानि का नोटिस भेजने की बात भी सुप्रिया सुले की तरफ से कही गई। और इसी के साथ देखिए, सुप्रिया के वकील ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी है। रविंद्रनाथ पाटिल, गौरव मेहता पर केस दर्ज करने की मांग की है। सुप्रिया के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, कानूनी रूप से सुप्रिया के वकील ने चुनाव आयोग को इसके बाबत एक चिट्ठी भी लिख दी है, जिसमें केस दर्ज करने की मांग की गई है रविंद्रनाथ पाटिल और गौरव मेहता के खिलाफ। और साथ ही साथ ये भी कहा कि झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए गए और साथ ही साथ सवाल पूछे गए बिटकॉइन घोटाले को लेकर के, अब ऐसे में सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए देखिए क्या कहा है, वो हमने आपको बताया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सुप्रिया सुले ने विस्तार से क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी के जितने भी आरोप हैं वो सभी आरोप गलत है। वोटर्स को बरगलाने के लिए झूठी सूचना फैलाई गई है। फर्जी आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से भी शिकायत की गई है। मेरे वकील सुधांशु को मानहानि का नोटिस भेजेंगे, ये सुप्रिया सुले की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया। जो आरोप सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से सुप्रिया सुले पर लगाए गए, उसी को लेकर सुप्रिया सुले का ये पहला रिएक्शन जो सामने आया सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए, और उन्होंने कहा कि मानहानि का केस हम दर्ज कराएंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। कांग्रेस ने नाना पटोले के कथित ऑडियो को फर्जी बताया है। सुधांशु त्रिवेदी और रविंद्र पाटिल और अन्य की शिकायत, सुधांशु त्रिवेदी रविंद्र पाटिल पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। तो देखिए, एक तरफ तो सुप्रिया सुले की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मानहानि का केस दर्ज कराएंगे, चिट्ठी भी चुनाव आयोग को लिख दी गई है सुप्रिया सुले के वकील की तरफ से, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। नाना पटोले के कथित ऑडियो को फर्जी बताते हुए कांग्रेस ने सुधांशु त्रिवेदी, रविंद्र पाटिल और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही साथ कहा है कि इनके खिलाफ केस दर्ज हो। पूरे महाराष्ट्र में विनोद तावड़े से लेकर प्रकाश सुर्वे से लेकर नासिक में आरवी में दारू और पैसा जो है बीजेपी का पकड़ा गया है, और बीजेपी से अभी जनता बहुत नाराज है। इसलिए झूठी क्लिप, झूठी ऑडियो रिकॉर्डिंग सब जानते हैं, वो सुनते और पता चलेगा वो नाना पटोले जी की आवाज नहीं है। सुप्रिया सुले जी तो इनके ऊपर लीगल केस करने वाली है, कांग्रेस भी इनके ऊपर लीगल केस करेगी। हम इनके ऊपर लीगल केस करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। ये झूठ महाराष्ट्र कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए, लगातार अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बीती रात जिस तरीके से ये बिटकॉइन कांड का मामला सामने आया, बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर। हालांकि नाना पटोले और सुप्रिया सुले की तरफ से तो देखिए इस पर सफाई दे दी गई है, और महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से भी नाना पटोले को लेकर इस पर कहा गया है कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है और हमने कहा है कि केस दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि झूठी ये बात फैलाई जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला, राजनीति जो है इस पूरे मसले पर गरमाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में बिटकॉइन बम फूटने से पहले, चंद घंटे पहले ही बल्कि कैश कांड का भूचाल भी आया था। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े पर वोट के लिए नोट बांटने का आरोप लगा। कैमरे पर नोट दिखे, हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। मुंबई के होटल
हिमाचल में हुए इसी कैश कांड की तस्वीरों ने प्रचार थमने के बावजूद महाराष्ट्र का चुनावी पारा और बढ़ा दिया है। जिन नेताओं के नोट बांटने पर हंगामा और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने कैश फॉर वोट वाले दावों से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। जबकि इस मामले में नोट बांटने का आरोप लगाने वाली जिस बहुजन विकास अघाड़ी ने पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो अब इसको लेकर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने लगी है। अभी वो क्या एक्शन लेते हैं, मेरे को उनसे आशा तो है नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से, कि वो उनके प्रेशर के नीचे कुछ नहीं करेंगे। विरार की गलियों से कैश कांड की गूंज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पहुंची तो महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, वो वहाँ पर केवल कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। न कोई पैसा उनके पास था, न कोई पैसा मिला है, न कोई पैसा बांटा गया है। माहौल इस प्रकार से बनाया गया, मैं तो ये कहता हूँ कि कल जो पराजय दिख रहा है उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और पैसा बांट के ये वोट खरीदने की गंदी राजनीति हो रही है। इस पे एक्शन होना चाहिए। कैश कांड में बीजेपी के महासचिव घिरे तो बात मुंबई से दिल्ली पहुंची और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। बीजेपी ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। तो देखा आपने कैसे मतदान से ऐन पहले इस कैश कांड से सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच इस मामले में अभी तक 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जो पहली एफआईआर है उसमें सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 9,53,000 कैश जब्त हुआ है। विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ दूसरी एफआईआर में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज हुआ है। तीसरी एफआईआर में विनोद तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के साथ ही बीवीए अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे एमएलए क्षितिज ठाकुर का नाम शामिल है। चौथी एफआईआर में एमएलए क्षितिज ठाकुर, प्रतीक ठाकुर समेत 5 से 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता सुदेश चौधरी ने क्षितिज ठाकुर और उनके समर्थकों पर विवांता होटल में उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। तो ये कुल 4 एफआईआर अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली में शहादरा के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग झोपड़ियों के साथ ही एक कबाड़ के गोदाम तक पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस तरीके से झुग्गियों में भीषण आग लगी और उसके बाद ये आग एक कबाड़ के गोदाम तक पहुंच गई और आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, काफी कोशिश की गई, जिसके बाद फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर यहां पर नहीं है। दिल्ली के शहादरा के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लगने की तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के सारे दावे, सारे इंतजाम एक बार फिर से फेल हो चुके हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का जहर जमकर कहर बरपा रहा है। लोगों का सांस लेना तक दुभर हो गया है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है और आज भी गंभीर श्रेणी में है वायु प्रदूषण। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 450 को भी क्रॉस कर चुका है। तो आज भी दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों का 450 को क्रॉस कर चुका है। और अगर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 400 के पार है। और लगातार देखिए, जितने भी दावे किए जा रहे थे दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के, वो सारे दावे हवाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कई इलाकों में AQI 450 को क्रॉस कर चुका है। तो बेहिसाब वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों का दम घुट रहा है। सांसों के संकट से निजात दिलाने के लिए ग्रैप 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। लेकिन इसे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है या फिर इसमें लापरवाही बरती जा रही है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स बीती रात दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर गए और वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। देखिए, रात के 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज दिल्ली और हरियाणा के बीच जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर मौजूद है। देखिए, ये वो रास्ता है, ये हरियाणा से आ रहा है और ये वो टोल है जहां पर जिसको बॉर्डर माना जाता है, जिसे टिकरी बॉर्डर माना जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली में जो ग्रैप 4 लागू है उसके तहत जो तमाम चेकिंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर इस वक्त की गई है। जो भी ट्रक्स आ रहे हैं, जो भी व्हीकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वो जो BS रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगाए गए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसकी चेकिंग देखिए होती आपको यहाँ नजर आएगी। आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार सीवियर प्लस कैटेगरी में रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसके चलते दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया। और ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में केवल CNG, LNG और डीजल की बात करें तो केवल BS6 जो गाड़ियां हैं, BS6 इंजन वाली, वो अलाउड हैं और उसी की जो चेकिंग है वो यहाँ पर हो रही है। तो रात 11:30 बजे दिल्ली और हरियाणा के बीच जो टिकरी बॉर्डर है उसकी तस्वीर यही कि यहाँ पर जो तमाम ट्रक्स आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। क्या वो जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं दिल्ली में इस वक्त जो है उनको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, उस बात की चेकिंग की जा रही है। यदि वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो देखिए आगे ही यूटर्न है, वहां यूटर्न से उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। तो देखिए, जो चेकिंग है वो आपको टिकरी बॉर्डर पर होती नजर आएगी। यहाँ पर जो ट्रैफिक है आपको नजर आएगा, बसेस भी हैं, कार्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं और जो चेकिंग भी है वो यहाँ पर की जा रही है। गाड़ी का जो इंजन है वो कौन सा है और क्या वो दिल्ली में जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनसे कंप्लाई कर रहा है या नहीं। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में सांसों का संकट काल है इस वक्त और हर सांस के साथ साथ हमारे शरीर में धीमा जहर घुल रहा है। लेकिन जिंदगी पर हावी होती मौत को रोकने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है और यही अनुच्छेद 21 ये कहता है कि देश के नागरिक को प्रदूषण मुक्त पानी और हवा में जीने का अधिकार मिले। लेकिन इसी संविधान की शपथ लेकर बनी सरकारें क्या कर रही हैं? क्यों करोड़ों हिंदुस्तानी हर सांस के साथ जहर लीलने पर मजबूर हैं? देखिए इस रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक शहर में मासूम बच्चे अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछ रहे हैं कि हमारे ठीक से मजबूत नहीं हो पाए फेफड़ों में जहर जाने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चे इतने बीमार हो गए हैं कि हम तो बस क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते। ये वो रोहतक है जहां सोमवार को प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 708 पर पहुंच गया था और पूरे विश्व में रोहतक प्रदूषण के मामले में 9वें नंबर पर रहा। हम ये अभी तक यही समझते आते थे कि दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम पूरा भारतवर्ष या इस एरिया में, साउथ एशिया में पूरा पोल्यूशन छाए हुए हैं और हम पता नहीं हम भगवान के दया से ही जी रहे हैं। लेकिन कितने
अफसोस की बात है कि सबसे बड़े लोकतंत्र पर गर्व महसूस करने वाला इस देश का नागरिक भगवान की दया पर जीने को मजबूर हो गया है। इस पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे गले सर्प के खराब हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो ऐसी है कि सुबह उठकर खिड़की खोलो तो डर लगता है, मानो हर तरफ से सुलगती अंगीठी के धुएं ने खतरनाक दुश्मन की तरह चारों तरफ से घेर रखा है। हम यंग हैं, हमारे को इतनी प्रॉब्लम, बच्चे तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और बुजुर्गों को तो ऐसा हो रहा है कि घर से सांस नहीं ले पा रहे हैं और सांस के मारे उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हॉस्पिटलों में एडमिट कराना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि दहलीज के बाहर हवा में घुला राक्षस आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। और जिनके कंधों पर हमने बचाने का जिम्मा दिया है वो कहते हैं कि दिल्ली तो विकास की पटरी पर फर्राटे से दौड़ रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। मैडम सीएम, दिल्ली दौड़ कहाँ रही है? दिल्ली में तो जहरीली हवा वाला कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी दिल्ली डरी सहमी घर के भीतर सिमटी हुई है। धुआं बहुत है, आंखों में जलन है, सांस लेने में परेशानी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सांसों पर संकट का ये सिस्टम हर साल का एक ऐसा रिवाज बन गया है जिसे बदलने के लिए आपकी सरकारें एक दूसरे पर सिर्फ दोष मढ़ती हुई दिखाई देती हैं। केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने भी ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भाजपा जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई। उसे करना पड़ेगा मीटिंग। ये दिल्ली सरकार का हाल है और जो विपक्ष में बैठे हैं वो दिल्ली के चौक चौराहों पर जा जाकर मास्क बांट रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हो या फिर विजय गोयल, प्रदूषण को हथियार बनाकर आने वाले चुनाव के लिए दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली राज्य में, वो जहर बांट रही है। हम 16 से यहाँ मास्क बांट रहे हैं इसलिए कि हम अवेयर कर रहे हैं कि सर 1 महीना में अपने को बचाओ, इस समय बहुत मोस्ट डेंजरस सिचुएशन है। ना कोई योजना, ना कोई प्लान, आम आदमी की जा रही है जान, पर केजरीवाल सरकार सो रही है। अब दिल्ली तब बचेगी जब केंद्र में और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार या फिर विपक्ष, हर कोई तब तक सोया रहता है जब तक प्रदूषण जानलेवा नहीं हो जाता। और अगर ये बात सच नहीं होती तो फिर मार्च से सितंबर महीने तक प्रदूषण पर कोई काम क्यों नहीं होता? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के ज्यादातर स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण पर समाधान के लिए राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं है। हर बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है। सुबह को कुछ दिखाई नहीं देता, शाम को दिन छिपने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, बेहद बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी सरकारें फैसिलिटी तो काफी दे रही हैं, लेकिन प्रदूषण पे कोई भी ध्यान नहीं है आज तक। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण या इसी से लोग बीमार होते हैं और बीमारियां भी इसी से फैलती हैं।
बड़ा सहज सा सवाल है कि जीने के लिए साफ सांसों का इंतजाम कौन करेगा। दिल्ली का AQI 500 पहुंच गया। 500 AQI का मतलब है कि हर रोज आप 30 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों को परोस रहे हैं। साल 2021 में वायु प्रदूषण की वजह से देश में 21 लाख लोगों की मौत हो गई, यानी हर रोज 5700 लोगों को प्रदूषण ने जान से मार दिया। अगर आप 49 सिगरेट्स पीएंगे तो उसके इक्वल है दिल्ली की एयर ब्रीथ करना एक दिन में। तो ये पोल्यूशन जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑक्सीजन पे है, हम लोग ब्रीथ करते एयर यही, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ खराब हो जाएंगी। 15-20 साल पहले ऐसे लगता था, एक समय ऐसा आएगा शायद जहाँ मास्क लगा के रहना पड़ेगा, लेकिन तब ऐसा लगता था कि वो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन आज हम उस रियलिटी को जी रहे हैं, सांस नहीं ली जा रही है। तो हालात इतने भयानक हो जाएंगे ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी, और कभी नहीं सोचा था कि अदृश्य मौत की शक्ल लिए जहर हमें धीरे धीरे मौत की तरफ लेकर जाएगा और हमारी सरकारें लाचार और बेबस बनी रहेंगी। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की संकल्पना में ये हालात तो कहीं से भी मुफीद नहीं बैठते, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में अपनी जनता को ये बताएं कि वो प्रदूषण से छुटकारा कैसे दिलाएंगे, और याद रहे वो वादे हवा हवाई नहीं लगने चाहिए। बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है लेकिन दिखेगी नहीं। भाई दिखेगी कैसे? दुनिया में मोहब्बत की धरोहर के नाम से मशहूर आगरा का ताजमहल प्रदूषण की चादर में जो लिपटा हुआ है। पिछले कुछ वक्त तक ऐसा लगता था कि प्रदूषण देश में सिर्फ राजधानी दिल्ली की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे प्रदूषण के असुर ने हरियाणा से लेकर यूपी के आगरा, कानपुर, लखनऊ और बिहार के पटना तक अपने पैर पसार लिए हैं। सांस लेने में परेशानी होती है, और मैंने तो 2-3 बार घबराहट भी हुई। घर जाके मैंने जो है अपना मुंह हाथ धोए, और बड़ा दिक्कत, मतलब इस समय ये कंडीशन हो गई है कि जैसे एक समय पे ये होता था पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, जो वो अब कंडीशन हमारे अलीगढ़ शहर में हो गई है। बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हाजीपुर में AQI मंगलवार को 400 पार कर गया। तो प्रदूषण को सिर्फ दिल्ली की समस्या मानने वाले लोग अपना ये भ्रम दूर कर लें, क्योंकि ये अब देश की समस्या बन चुका है। यकीन नहीं होता तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई तस्वीर देख लीजिए। ये समंदर किनारे बसे मुंबई का हाल है जो प्रदूषण में घिरा दिख रहा है। यहाँ रहने वाले भी पॉल्यूशन की दस्तक से अब घबराने लगे हैं। इधर बॉम्बे जैसे शहर में समुंदर के किनारे होते हुए भी इतना पोल्यूशन, बीच बीच में हम लोग जब AQI इंडेक्स देखते हैं तो घबरा जाते हैं। अब आप ही बताइए, मुंबई का एक आम नागरिक जो प्रदूषण की मार से घबरा रहा है, उस महाराष्ट्र में नई सरकार चुनने के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के दौरान क्या किसी पार्टी ने प्रदूषण को मुद्दा बनाया? क्या किसी नेता ने कहा कि वो साफ हवा का भी इंतजाम करेंगे? जवाब है नहीं। सच यही है कि देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा है ही नहीं, और जिनके लिए मुद्दा है वो भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। कल कोर्ट के आदेश के 2 घंटे के अंदर शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। मैं खड़ा तो हो गया, इधर ले जाओ, चलो उधर, चलो। ये गहमा गहमी संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास है। अदालत के आदेश के बाद मस्जिद परिसर के सर्वे की खबर जैसे ही लगी, लोगों की भीड़ जमा हो गई। जाओ सब लोग, पीछे हटो। मंगलवार शाम को ही जिला अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। आदेश के चंद घंटे के अंदर ही एडवोकेट कमिश्नर प्रशासन की टीम के साथ सर्वे करने पहुंच गए। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है, क्योंकि ये एक ASI प्रोटेक्टेड एरिया है, और ASI प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसीलिए आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने
ये आदेश पारित किया कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन वहाँ पे सर्वे करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। बल्कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां जामा मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि यही भगवान कल्कि का अवतार होना है। 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। हिंदू पक्ष का ये भी दावा है कि वहां हिंदू मंदिर के कई निशान हैं। हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सिर्फ माहौल बिगाड़ने की ये साजिश है। ये शाही जामा मस्जिद है और यहाँ मंदिर के निशान नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सर्वे का काम किया गया। परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। सर्वे किया है पूरी जामा मस्जिद का, पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। दावों के इस दंगल की असली परीक्षा कोर्ट में होगी। 7 दिन के अंदर एडवोकेट कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपनी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का राहु और केतु दोनों खराब चल रहा है, क्योंकि पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को सैलरी देने के मुद्दे पर वो घिरे, उसके बाद समोसा कांड और अब सुक्खू दिल्ली में हिमाचल भवन को लेकर सुर्खियों। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने ये आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की ओर से ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। खबर आते ही सुक्खू सरकार को करंट लगा। मंत्री से लेकर सीएम तक एक्टिव हुए। सुक्खू का कहना है कि यह कानूनी मुद्दा है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 64 करोड़ का जो मोजरवेयर का है, जो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने उनकी फेवर में किया, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं। उसमें अब आर्बिट्रेशन जो फैसला आर्बिट्रेशन कोर्ट का था उस पैसे को जमा कराना होता है, वो बड़ा इशू नहीं है। हमने तो 1 महीने में 2 सैलरी दी, 3000 करोड़ रुपए अपने सरकारी एम्प्लॉइज को दिया। तो लेकिन हमने कहा कि हम आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं देंगे और हम इसको लीगल बैटल लड़ेंगे, क्योंकि ये हिमाचल की संपदा को हम लूटने नहीं देंगे। साल 2009 में सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को एक प्रोजेक्ट आवंटित किया। समझौते के मुताबिक हिमाचल सरकार ने बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया था। 2017 तक हिमाचल सरकार ने कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए सुविधाएं नहीं दी। इसके बाद कंपनी ने सरकार को प्रोजेक्ट वापस कर दिया, लेकिन करार के मुताबिक 64 करोड़ रुपए की राशि जो काम पूरा होने पर कंपनी को मिलते, उसे सरकार ने जब्त कर लिया। पावर कंपनी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने जब्त 64 करोड़ वापस करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार टाल मटोल करती रही। कंपनी का कहना था इसमें उनकी तो कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उनको जो वादा किया गया था कि बुनियादी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी, जब वही नहीं तैयार थी तो प्रोजेक्ट खड़ा कैसे करती है। कोर्ट का फैसला आया तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। बीजेपी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में हालात खराब हैं, सरकार की फजीहत हो रही है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो। जयराम ठाकुर जी ने एक ब्रैकल कंपनी का अपनी कैबिनेट में, मैं ये कहना चाहूंगा, 280 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया, जो कि गलत दिया था। और उसके बाद हाई कोर्ट की डीबी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि हमने तथ्यों को सामने रखा। सुक्खू दावे कर रहे हैं कि दिवाली के मौके पर सरकार ने कर्मचारियों को सैलरी दे दी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई उनके सामने खड़ी है। हिमाचल सरकार कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन सियासत की आड़ में सब कुछ भुला दिया गया। आरबीआई के मुताबिक 2022 में हिमाचल सरकार पर 75,541 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2023 में कर्ज बढ़कर 86,639 करोड़ रुपए हो गया। 2024 में कर्ज और बढ़ा 94,992 रुपए तक जा पहुंचा। यानी सुक्खू सरकार ये कहकर भले ही अपनी पीठ थपथपा ले कि मामले को कोर्ट में सुलझा लेंगे, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि कंपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग करती रही, लेकिन 15 साल तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नागपुर से आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, आज महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान है और थोड़ी देर में सुबह 7 बजे से ठीक मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। नागपुर से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और एबीपी न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग है तो उठिए और आप वोट जरूर करिए। तो देखिए, अभिनेताओं की तरफ से भी महाराष्ट्र में वोटिंग की अपील की जा रही है और लगातार कहा जा रहा है कि आप अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा मतदान का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बाहर आइए, वोट दीजिए और अगर आपने वोट नहीं दिया तो फिर आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। वोट दीजिए और प्रजातंत्र के इस महोत्सव में भाग लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।